हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है पार्ट नंबर 6 साइंस क्लास 10 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके पिछले वाले पार्ट में मैंने बता दिया था कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और उसमें मैंने बताया था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो अगर पूछता है एग्जाम में अगर पूछता है कि ऊष्माक्षेपी कौन सी अभिक्रिया है, तो कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है ना। ऊष्माशोषी कौन सी अभिक्रिया है? वो भी क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है ना। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोलते हैं, घुमा कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं बताता रहूंगा कि कैसे क्या करना है। इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा हमको कि आप लोगों को फिजिक्स में, मैं सोच रहा फिजिक्स में क्या पढ़ाऊं, PHYSICS फिजिक्स में, या तो मैं लाइट पढ़ाऊं, लाइट चैप्टर, ये सब सवाल वाले चैप्टर हैं, या तो मैं इलेक्ट्रिक पढ़ाऊं यानी प्रकाश या विद्युत। आप लोग जो भी कहेंगे वो पढ़ाऊंगा। अगर नहीं कमेंट आया तो फिर क्या बोलते हैं, मैं अपनी मर्जी से जो चीज उठा लूंगा। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए, इस चैप्टर खत्म होने के बाद मैं फिजिक्स में ही उठाऊंगा, फिर एक चैप्टर बायोलॉजी का, फिर एक चैप्टर केमिस्ट्री का, इस तरह से फिर एक चैप्टर इन्वायरमेंटल का। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, इसके पहले वाले टॉपिक में पहला वाला चीज पूरा कर दिया था, और दूसरा टॉपिक है इसमें अपघटन अथवा वियोजन अभिक्रियाएं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो आप ये जानिए कि इसका मतलब क्या होता है, अपघटन का मतलब क्या होता है। अपघटन का मतलब होता है टूटना। ठीक है ना। वियोजन का भी मतलब क्या होता है? टूटना। किसका टूटना? अभिक्रियाओं का टूटना। ठीक है ना। जैसे कि इसके पहले मैं अपने भाषा में बताता हूँ, कोई ए और बी दो यौगिक एक साथ मिले हुए हैं, ठीक है ना, जकड़े हुए हैं एक तरह से। यानी आप बर्फ ही ले लीजिए, बर्फ को अगर गर्म करते हैं तो टूटता है ना, जरूर पिघलता टूटता है। अब देखिए, जब इसी को क्या बोलते हैं, हम गर्म करते हैं, तो ये जो है दो या दो से अधिक यौगिकों में टूट जाता है। यानी उत्पाद क्या बनाता है? दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। यानी उसी को हम क्या कहते हैं? अपघटन अथवा वियोजन अभिक्रियाएं। ठीक है ना दोस्तों। अगर इसका परिभाषा लिखना है तो उसको लिखिए यहां से। अब यहां से लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक अपने सरल यौगिकों में दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अथवा वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे इंग्लिश भी लिखिए। इंग्लिश लिखने से आप पढ़ने से आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। पूछ देगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। हालांकि पेपर में हिंदी इंग्लिश तो दोनों दिया रहता है, लेकिन आप किसको पहचानेंगे? इसमें तो पहचानना तो पड़ेगा ना कि डिकम्पोजिशन क्या है, मतलब कि हिंदी किसे कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, इसमें आगे की तरफ चलते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा रिएक्शन के थ्रू में। ठीक है ना। आप लोग रिएक्शन में भी नीचे फार्मूला जरूर याद करते चलिए। ठीक है ना। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया, अगर मैं ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट का, ये एक पूरा यौगिक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है ना। इसलिए इसका ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे किसके द्वारा अपघटन किया जा रहा है? उष्मा के द्वारा। भाई गर्म करेंगे तभी तो होगा। यहाँ क्या किया जा रहा है? अपघटन। ठीक है ना। अब इसमें पहचानिए कि कितने तत्व हैं। इसमें कैल्शियम है, जिसको CS दर्शाते हैं, कार्बन है दूसरा तत्व, और तीसरा तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। अच्छा, इसका एक और नाम है, जिसको हम बोलते हैं चूना पत्थर। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। अच्छा, अब एग्जाम में पूछेगा क्या? पूछेगा एग्जाम में कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम बताइए। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना। इसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। कोई 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उन चारों में से ये रहेगा, तो आप इसी मारिएगा। अगर पूछिएगा कि चूना पत्थर का सूत्र बताइए, तो चूना पत्थर का सूत्र आपका ये है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो यही चीज है CaCO3। ठीक है ना। तो CaCO3 का
रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। समझ आया दोस्तों? अब देखिए ये क्या होता है, ये टूटता है। ये टूटता कैसे है कि ये जो कैल्शियम है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के अभिक्रिया करता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है? ठीक है ना, आप देखेंगे यहाँ पे कि कैल्शियम है और कार्बन है और ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन में जब जानते हैं कि संयोजकता में, जब मैं संयोजकता पढ़ाऊंगा उसमें से पूरी तरह से डिफिनेटली आएगा। ठीक है ना, समझ में। इसके बाद हम कोशों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2,6 होता है। ठीक है ना, अब आवश्यकता कितनी है? 2 की आवश्यकता, यानी ये जो है इससे अभिक्रिया करेगा। क्यों? क्योंकि ये दाता परमाणु है और ये ग्राही परमाणु है। ठीक है ना, इसके अणु जो है, इसके अणु कुछ इसके पास चले जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको जो है इसके साथ क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो ये बनता क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या बनता है? अब यहाँ पे कार्बन भी बचा, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना भाग बचा है? 2 भाग बचा है। तो C और O2 यानी क्या बनेगा? CO2। ठीक है ना, ये आपका है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब आप इसको जानवर करते हैं, ये कार्बन डाई ऑक्साइड है। अच्छा, इसका भी एक नाम और नाम है, बता सकते हैं आप लोग? इसका भी एक और नाम है, चलिए इसका नाम है बूझा चूना। बूझा चूना। अब पूछेगा एग्जाम में, बूझा हुआ चूना किसका सूत्र है? तो CaO का। यानी बूझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना, अब इसका क्या होता है? सूखे बर्फ को, सूखा बर्फ, सूखे बर्फ को हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी सूखे बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है ना, फार्मूला क्या होता है? CO2। अब इसमें एक चीज और है, एग्जाम में इसमें एक चीज और पूछेगा। ठीक है ना, क्या पूछेगा? पूछेगा कि जब हम चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो क्या होता है? ये चीज पूछता है। क्या बोलते हैं, विद्या क्वेश्चन बैंक उठाकर आप देख लीजिएगा, इस तरह के सारे प्रश्न पूछते हैं, मैं उसके चुटकी में बता देता हूं। ठीक है ना, तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा द्वारा अपघटन करते हैं यानी गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यौगिकों में टूट जाता है। बस ये आपको लिखना है, उसके बाद ये रिएक्शन दे देना है। अब इसमें जो परिभाषा मैंने लिखवाया था इसका एग्जाम्पल करके लिख लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया तो ठीक, अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सिंपल तरीके से बता दूंगा। ठीक है ना, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका पूछेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन को समझाइए, तो यही चीज आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, कई किसी से प्रश्न है। चलिए अभी रिएक्शन अभिक्रिया में और चलते हैं। इसमें अब देखिए इसमें क्या होता है। अब अगला दे देगा, अगला एग्जांपल भी ले सकते हैं, ना फिर हेडिंग भी तौर पर लिख सकते हैं। पोटेशियम क्लोरेट, क्लोरेट का अपघटन। कहेगा कि पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन को समझाइए। ठीक है ना, या पूछेगा कि पोटेशियम क्लोरेट को हम अपघटन कराते हैं तो कौन सी अभिक्रिया प्राप्त होती है, कौन सा उत्पाद बनता है। ठीक है ना, इस तरह से। तो इसका फार्मूला क्या होता है पोटेशियम क्लोरेट का? KClO3 होता है। ठीक है ना, बस इतना ही समझिए आप लोग। 2, 3, 5 क्यों होता है, क्या रीजन है, अभी समझ में आएगा। ठीक है ना, तो जब इसका जो है उष्मा द्वारा अपघटन, ये अपघटन कर लीजिए। जब इस पोटेशियम क्लोरेट है, आपका पोटेशियम क्लोरेट, हिंदी जरूर लिखा कीजिए। ठीक है ना, जब हम पोटेशियम क्लोराइड को अपघटन कराते हैं तो आप जानते ही हैं दोस्तों
कि जो के है वो Cl के साथ मिलकर अभिक्रिया करता है संयोजकता के वजह से। ठीक है ना, बताए थे ना, संयोजकता से सब डिपेंड है इसमें। यानी कुछ अणु इसके जो है इसके साथ क्या होते हैं, मिल जाते हैं। दोस्तों आप लोग घबराइए नहीं, जब आप लोग इंटर में भी पहुंचेंगे तो शायद 1-2 साल में केमिस्ट्री भी मैं पढ़ाने लगूंगा एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है ना, चलिए जब हम पोटेशियम क्लोराइड, अब ये क्या बन जाएगा, एक साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, KCl। अब बचा कितना, यहाँ बचा है 3 भाग, यानी 3 भाग बचा है। तो ये अच्छा एक चीज और है, अगर केवल मैं तो ये नहीं बताया था, अगर O3 होता है तब इस गैस का क्या नाम है, इस गैस का नाम है ओजोन। और जब O2 रहता तो ऑक्सीजन। ठीक है ना, अगर केवल O रहता तो केवल O रहता तो ऑक्सीजन तत्व। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे 3 भाग ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, ओजोन है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो O2 तो बनेगा ना। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे बैलेंस कीजिए। बैलेंस क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 भाग है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 भाग है, तो कैसे होगा इक्वल। अगर हम यहाँ पे ठीक है 3 कर लेते हैं तो 3 दूना 6, यहाँ पे अगर 2 कर लेते हैं तो 2 तिया 6 हो जाएगा। लेकिन 2 KCl यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, अब तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए 2 3 2 इस तरह से लिखा रहता है। बस आप केवल ये टॉपिक समझिए कि इसमें क्या किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब फिर पूछेगा कि मैं जब पोटेशियम क्लोराइड को उसमें अपघटन करते हैं तो यह 2 यौगिकों पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना, और ऑक्सीजन में टूटता है। यह आपका जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। और ये ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना दोस्तों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब अगला है इसी में फेरस सल्फेट का अपघटन। सब अपघटन ही है, आप जानना कि बड़ा यौगिक 2 सरल यौगिकों में टूट रहा है। तो फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का अपघटन, इससे भी पूछेगा जब हम फेरस सल्फेट का विद्युत अपघटन या अपघटन कराते हैं या उष्मा का अपघटन कराते हैं तो हमें कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है ना, अब इसके आगे देखिए क्या होता है, यहां पे लिखना पड़ेगा उत्तर। जब हम फेरस सल्फेट को उष्मीय अपघटन कराते हैं तो यह जो है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड 3 चीजों में टूटता है, हमने बताया था। चलिए देखते हैं। तो पहले आप ये जानिए कि फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होता है। तो फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4। ठीक है ना, ये आपका है फेरस सल्फेट। फिजिक्स में भी चाहे बायोलॉजी में भी इसी तरह मैं तोड़ कर प्रत्येक का अर्थ बताऊंगा, और इसमें न्यूमेरिकल जितने भी हैं, जितने बुक में दिए रहेंगे उसको भी लगाऊंगा, या उसको घुमा करके भी मैं अपने मन से इसमें अलग से लगाऊंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ये होता है फेरस सल्फेट। बस इतना ही जानिए, केवल फेरस सल्फेट का इतना ही होता है। अब इसका जो हम क्या कर रहे हैं, इसका हम उष्मीय यानी उष्मा द्वारा क्या कर रहे हैं, उष्मा द्वारा हम अपघटन कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, अब मजा आएगा पढ़ने, क्योंकि शुरू में नहीं मजा आता है पढ़ने में उतना, क्योंकि मैं अभी शुरू लाइट था। अब जैसे कठिन टफ आते रहेंगे उस समय और मजा आएगा पढ़ने। बस आप लोग कंटिन्यू लगे रहिएगा। ठीक है ना, ये जो है FeSO4 जो है ये फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना, फेरिक ऑक्साइड में टूटता है, यानी Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर
सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, SO2 में टूटता है। फिर किसमें टूटेगा, SO3 में, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब बैलेंस कीजिए, अब बैलेंस कीजिए, Fe का कितना भाग है, यहाँ पे 1 भाग है, यहाँ कितना दो भाग है, 2 भाग है, तो यहाँ पे आप तुरंत 2 भाग कीजिए, ठीक है। ये जो 2 है इसके भी साथ होता है, इसके भी साथ होता है, और इसके भी साथ गुणा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सल्फर का कितना भाग है, 2 भाग है, तो यहाँ पे सल्फर 1 और सल्फर 2 भाग हो गया। अब यहाँ से ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 और दूनी 8 ऑक्सीजन है। अब कितना हुआ, 3 और 3 2 5 और 5 3 8, इसका मतलब क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। देखिए देखो दोस्तों, फार्मूला अलग से मत लिखा कीजिए, रिएक्शन को ही देखिए, रिएक्शन को देखेंगे, इसके जस्ट नीचे फार्मूला अपने आप लोगों को बार बार रिवीजन करने से तुरंत याद होता चला जाएगा, ठीक है ना। हमको भी इसी तरह से याद किया होता है, जब मैं नोट्स बनाता था ना कॉपी पे, जो भी ऐसे आता था तो मैं तुरंत उसको क्वेश्चन में लिख लेता था, उसका सूत्र क्या होता है। जब हमारे सर जो है बोर्ड पे लिखवाते थे तो मैं डायरेक्ट यही लिखता था, ताकि हम फिर मैं रफ में लिखता था, फिर घर पे आके क्लियर करता था। चलिए ठीक है ना, वो तो अपने लाइफ की बात है कि कैसे करना है, किसने करना है। चलिए इसमें देखते हैं, ये आपका सल्फर डाई ऑक्साइड, ये आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब ध्यान दीजिए, फिर इसको पूछेगा कि जब फेरस सल्फेट का अपघटन करते हैं या फेरस सल्फेट से अभिक्रिया कराते हैं या फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, कौन सा अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड हमें यौगिकों के रूप में प्राप्त होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। हो गया दोस्तों, चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसमें भी करना है भाई, क्या किया है। आप लोग अपने दोस्तों को बढ़ाइए इसमें, ताकि मैं पूरा लॉन्ग क्लास, लंबा क्लास लूं और एकदम बाकायदा अच्छे से क्या बोलते हैं मैं इस पर लेक्चर दूं, ठीक है ना दोस्तों। लेक्चर मेन होता है इसमें। अब अगला है लेड नाइट्रेट का, लेड नाइट्रेट का अपघटन, ठीक है ना। देखिए अपघटन जो है, अपघटन जो है 3 प्रकार की अभिक्रिया पर आधारित है। एक होता है ताप विद्युत अभिक्रिया, ताप अभिक्रिया, एक होता है प्रकाश अभिक्रिया और एक होता है विद्युत अभिक्रिया होता है, ठीक है ना। तो इसको मैंने लिखवाया नहीं हूं, चलो ये ठीक है, अभी इसके बाद लिखो। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे इसकी अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। मैं आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा मैं भूल गया। तापीय अभिक्रिया, तापीय अभिक्रिया, ये जो ताप पर आधारित है, जो अभी कर रहा है क्योंकि उष्मा दे रहा है ना, तापीय अभिक्रिया, अभी इसी अभिक्रिया चल रहा है। तापीय अभिक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया। तीसरा है विद्युत अभिक्रिया, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन या विद्युत अभिक्रिया भी कर सकते हैं, विद्युत अपघटन भी कर सकते हैं, या विद्युत अभिक्रिया। इसको भी मैं डायग्राम के साथ बताऊंगा, ठीक है ना। पूरा डायग्राम में कैसे इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड, कैसे सोडियम और क्लोरीन जो है अलग अलग होता है, इसमें मैं बताऊंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका लिखवाया नहीं हूं। चलिए अब इसमें जो है लेड नाइट्रेट का भी करा। अब जानते हैं कि लेड का फार्मूला होता है Pb, ठीक है ना। नाइट्रेट का होता है NO3। लेकिन जब
इस तरह से आएगा फॉर्मूला, तब लेड नाइट्रेट एक साथ, ये लेड है अलग है, ये केवल लेड का है, ये नाइट्रेट का है। जब एक साथ नाम लेंगे तो क्या करेंगे, तो हम कहेंगे PbNO3 का होल, इसको होल बोलते हैं, होल ट्वाइस, 2 रहेगा तो ट्वाइस, 3 रहेगा तो थ्राइस, ठीक है ना, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा, 6 रहेगा तो हेक्सा, 7 रहेगा तो हेक्टा, इस तरह से नाम लेते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, यानी तापीय अभिक्रिया पर है, यानी इसको क्या किया जा रहा है, उष्मा दिया जा रहा है, आइए अपघटन किया जा रहा है, ठीक है ना। जब लेड, अब यहां पे देखिए लेड जो है, पीबी जो है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनेगा, PbO बनेगा, लेड जिसको हम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और इसमें यह एक भाग, तो एक ऑक्सीजन का एक भाग इसके साथ जुड़ गया है, बचा इसमें 2 भाग, तो NO2 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। क्या बन जाएगा, प्लस NO2 बनेगा, और प्लस यहां पे अब ऑक्सीजन का यहां पे एक और 2 भाग बच रहा है, तो यानी ये ऑक्सीजन का क्या बनेगा, O2 बनेगा। तो इसका मतलब क्या, अभी बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पीवी तो एक समान है, इक्वल है, ठीक है, लेकिन ये दोनों एक साथ है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम 2 करेंगे, यहाँ पे 1 करेंगे, तब भी बैलेंस तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसमें से अगर इसका हम इधर 2 कर देते हैं, चलिए 2 कर देते हैं अगर, तो 2 यहां पे भी होना चाहिए। अब ऑक्सीजन यहां पे कितना हो गया, 2 लेड हो गया। अब ऑक्सीजन यहां पे देखते हैं, 2 3 6, 6 दूनी 12, यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 यहाँ पे कितना करेंगे, 4 करेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, और यहाँ पे सब बैलेंस हो गया, यानी लेड कितना है, लेड है 2 भाग, यहाँ लेड 2 भाग हो गया, खत्म। ये जो 2 है इसके भी साथ इसके भी साथ है, तो लेड यानी यन का यहाँ पे 2 भाग है, यहाँ पे भी 2 भाग है, तो 2 2 कितना हो गया, 4, तो यहाँ क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, तो नाइट्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, फिर देखिए मैं संतुलित करने का एक एक तरीका बताऊंगा, सिंपल वाइज, अभी क्या बोलते हैं, सिंपल तरीके बताऊंगा मैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 3 6, 6 दूनी 12, ये गुणा के रूप में हो गया, 6 दूनी 12। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 2 और 4 दूनी 8,